हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस से एक नया फंड इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस साइकिल फंड। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होता है बिजनेस साइकिल फंड और बिजनेस साइकिल फंड के अंदर कौन कौन से फेजेस होते हैं। फिर हम जानेंगे कि आज के टाइम पे इंडिया में करंट बिजनेस साइकिल क्या चल रहा है। फिर हम जानेंगे कि एक्सिस बिजनेस साइकिल फंड की इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में और इसके कुछ फंड फैक्ट्स एंड एनएफओ डिटेल्स इन द एंड। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। मैं करने जा रहा हूं इसका डिटेल रिव्यू और आपको इसी चैनल पर इसका डिटेल रिव्यू भी मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट फाइनेंशियल वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं 11x मल्टीप्लायर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बिजनेस साइकिल इन्वेस्टिंग को समझते हैं। बेसिकली जो एक साइकिल होता है वो डिमांड एंड सप्लाई का साइकिल होता है। अगर मैं बेसिक बिजनेस इकोनॉमिक साइकिल की बात करूं तो जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो प्राइस लोअर होता है, लेकिन जब सप्लाई कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस बढ़ जाता है। इसी मूवमेंट को हम बिजनेस साइकिल बोलते हैं। अब किसी भी बिजनेस साइकिल में 4 फेज होते हैं। सबसे पहला फेज होता है वो होता है एक्सपेंशन फेज, फिर होता है पीक फेज, फिर होता है स्लो डाउन फेज एंड ट्रफ फेज। हर बिजनेस या कंपनी को इन्हीं साइकिल्स ऑफ फेजेस से निकलना पड़ता है। और ये बताना कि कोई भी कंपनी, चाहे वो लार्ज कैप में हो, मिड कैप में हो या स्मॉल कैप में हो, किस फेज से दूसरे फेज में कब जाएगी ये अनसर्टेन रहता है। लेकिन कुछ की फैक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो अगला फेज कब लेगी। अब मैं अगर इंडिकेटर्स की बात करूं इकोनॉमिक साइकिल में, तो हर फेज में अलग रोल प्ले करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मल्टीपल इंडिकेटर्स, जैसे कि वो हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, क्रेडिट ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड कैपेक्स। अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर का एग्जांपल लूं तो इकोनॉमिक साइकिल के हर फेज में आप देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। यानी कि एक्सपेंशन फेज में डिक्लाइनिंग होगा अनएम्प्लॉयमेंट, पीक फेज में वो लो होगा, स्लो डाउन फेज में वो राइजिंग होगा एंड ट्रफ फेज में वो हाई होगा। यानी कि अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं, जब हमारा रिसेशन आने वाला होता है तो यानी कि स्लो डाउन फेज में अब होते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि लोगों की जॉब चली जाती है या लोगों को अभी न्यू हायरिंग नहीं हो रही होती है। और जब रिसेशन आ जाता है तो आप देखेंगे कि सप्लाई तो बहुत ज़्यादा, यानी कि एम्प्लॉयर्स तो बहुत सारे हैं, बट कोई क्योंकि प्रोजेक्ट नहीं है मार्केट में और बिजनेस नहीं चल रहा है, कंपनी की ग्रोथ नहीं हो रही है, कंपनी के पास प्रोजेक्ट नहीं आ रहे हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट उस टाइम पे रिसेशन फेज में बहुत ज़्यादा हाई होता है। इन्हीं सब इंडिकेटर जो कि इकोनॉमिक साइकिल का पार्ट हैं, क्यों ना हम उनको ध्यान में रखते हुए एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं जो कि साइकिल ड्रिवन हो। यानी ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक साइकिल हम सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करें कि हम अपने पोर्टफोलियो में इस तरह से ड्राइव कर सकते हैं उन सेक्टर्स को लेके कि एक अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम हर फेज में ग्रोथ करते हुए देख सकें। अगर हम इकोनॉमिक साइकिल एंड सेक्टर स्पेसिफिक साइकिल को कपल कर दें विद द बॉटम अप अप्रोच, तो एक ऐसा पोर्टफोलियो बन जाएगा जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स, इकोनॉमिक कैपेसिटी, कंज्यूमर सेंटिमेंट, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, प्राइसिंग एफिशिएंसी एंड गवर्नमेंट एक्शन जैसे इन्वेस्टिंग इंडिकेटर्स को बड़े आराम से आइडेंटिफाई कर लेगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जितने भी मल्टीपल सेक्टर्स हैं उनका कोई फिक्स टेम्पलेट नहीं है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। फिर मैं अगर करंट बिजनेस साइकिल की बात करूं तो आज की डेट में अगर बिजनेस साइकिल देखें तो वो 2000 से लेकर 2010 में B2B था, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस था। फिर 2010 से लेकर 2020 में ये हो गया B2C, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। लेकिन अब 2020 के बाद स्टिल फर्दर ये अभी जो चल रहा है वो हमें जो देखने को मिल रहा है वो है B2B प्लस B2C, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। फिर अगर हम कैपेक्स साइकिल देखें इंडिया में तो 1998 से लेकर 2002 तक ट्रफ फेज से वो निकला था। फिर 2003 से लेकर 2005 तक एक्सपेंशन फेज, यानी कि ग्लोबल भी पॉजिटिव था। फिर 2006 से लेकर 2008 तक का अगर हम फाइनेंशियल साइकिल देखें तो वो पीक फेज पे था, यानी कि ग्लोबल आउटलुक भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। फिर अगर मैं 2009 से लेकर 2012 के फाइनेंशियल साइकिल की बात करूं तो उसमें स्लो डाउन देखने को हमें मिला। फिर अगर हम 2013 से लेकर 2020 की बात करें तो स्लो डाउन के साथ साथ ट्रफ फेज भी हमें देखने को मिला कैपेक्स साइकिल में। लेकिन अब अगर हम 2021 की बात कर रहे हैं, 2021 से 2024 की बात करें तो हमें एक एक्सपेंशन फेज देखने को मिलेगा अपने कैपेक्स साइकिल में। और ये जो एक्सपेंशन फेज जो हमें देखने को मिलेगा उसके बहुत सारे की फैक्टर्स हैं, यानी कि डोमेस्टिक डिमांड का इंक्रीज होना, बैलेंस शीट अच्छी होना किसी भी कंपनी का, साथ ही साथ गवर्नमेंट का सपोर्ट होना है। ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इस कैपेक्स को साइकिल को बढ़ा रहे हैं, यानी कि एक्सपेंशन फेज पे ले जा रहे हैं। और एक्सपेंशन फेज के बाद आएगा हमारा एक पीक फेज। तो ये एक अच्छा समय है अपनी इन्वेस्टमेंट को अपने पोर्टफोलियो में बढ़ाने का। अगर मैं कैपेक्स अप साइकिल में परसेंटेज ऑफ जीडीपी ग्रोथ देखूं
तो वो आप देखेंगे कि 2022 में 29.5% से बढ़कर 36% तक हो जाएगी इन द फाइनेंशियल ईयर 2027। और जो फैक्टर्स हैं जो इस कैपेक्स अप साइकिल को बढ़ावा दे रहे हैं वो हैं 48% ऑफ लोअर कॉर्पोरेट डेट। फिर अगर मैं दूसरे फैक्टर की बात करूं तो रियल एस्टेट में डिमांड बढ़ रही है, एक्सपोर्ट शेयर इंडिकेटर्स भी बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ 18% ऑफ लोअर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हो गए हैं। फिर अगर मैं देखूं तो गवर्नमेंट रिफॉर्म्स का पिकअप होना भी कुछ फैक्टर्स में से है जो कि इस कैपेक्स अप साइकिल को ऊपर की तरफ ले जाएगा और हमारी जीडीपी की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। अब अगर हम की फोकस एरिया की बात करें जहां पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हैं, तो सबसे पहले आता है ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया की इंपॉर्टेंस होना। आपने देखा होगा कि यूक्रेन रशिया वॉर में अनाज की कितनी किल्लत हो गई है एंड इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर अपनी सप्लाई को बढ़ा रहा है सो दैट जैसे जैसे मार्केट में डिमांड आ रही है ग्लोबली इसमें डिमांड आ रही है कि उन्हें अनाज या वीट प्रोवाइड किया जाए। सो इंडिया एक बहुत सप्लाई चेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फिर मैं अगर सेकंड की फोकस एरिया की बात करूं तो वो आता है मेड इन इंडिया यानी कि आत्मनिर्भर भारत, जो कि एक बूस्ट दे रहा है बाय इंडियन गवर्नमेंट टू द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। फिर मैं अगर थर्ड की फोकस की बात करूं तो वो आता है रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर रैंप अप, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रही है ट्रांसपोर्टेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ में, डिफेंस में, ट्रांसपोर्ट में, रोड एंड हाईवे, ऐसे ऐसे बहुत सारे जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रोथ कर रहे हैं वो उस पर गवर्नमेंट हमें ध्यान दे रही है। तो ये एक थर्ड की फोकस एरिया हमें देखने को मिल रहा है। फिर अगर मैं फोर्थ की फोकस एरिया की बात करूं तो वो है डीकार्बनाइजेशन, यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बढ़ावा दे रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, ग्रीन एनर्जी को, सोलर एनर्जी को, और इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिख रही है फॉर लेटर ऑन फाइनेंशियल ईयर्स में। सो इन्हीं सब की फैक्टर्स एंड साइकिल को ध्यान में रखते हुए एक्सेल म्यूचुअल फंड लेके आए हैं आपके लिए एक्सेस बिजनेस साइकिल फंड। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो कि बिजनेस साइकिल थीमेटिक स्कीम में आपका इन्वेस्टमेंट को करेगी। अब हम अगर एक्सेस बिजनेस साइकिल में इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात करें तो वो जो बेसिक अप्रोच होगी वो होगी थ्रू इकोनॉमिक साइकिल एंड सेक्टर साइकिल के द्वारा, एंड जो इन्वेस्टिंग होगी वो होगी थ्रू हाइब्रिड अप्रोच, यानी कि टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच का मिक्सचर होता है वो। फिर मैं अगर फर्दर इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात करूं तो वो साइक्लिक अपॉर्चुनिटीज विद मीडियम टर्म व्यू भी इसमें देखा जाएगा। फिर मैं अगर फर्दर इसकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात करूं तो उसमें देखा जाएगा कि सेक्टर सिलेक्शन जो होगा वो साइक्लिक फेज के द्वारा होगा, यानी कि जिस साइकिल का वो फेज है जो कि अपवर्ड ट्रेंड्स में जा रहा है यानी कि पीक की तरफ जा रहा है, उसी पर्टिकुलर सेक्टर्स को चूज किया जाएगा इस पोर्टफोलियो में। अब आप ये सब जानना चाहते होंगे कि क्यों हमें एक्सेस बिजनेस साइकिल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो उसके कुछ रीजंस हैं। तो जो सबसे पहला रीजन आता है वो आता है हाइब्रिड अप्रोच, यानी कि टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच का ये मिक्सचर है। फिर दूसरा रीजन जो आता है वो आता है फ्लेक्सिबिलिटी फोकस टू एग्रेसिव सेक्टर्स, यानी कि ये एग्रेसिव सेक्टर्स की तरफ अपना फोकस रखेगा। फिर अगर मैं थर्ड रीजन की बात करूँ तो आता है नो मार्केट कैप, यानी कि लार्ज कैप में हो या मिड कैप में हो या स्मॉल कैप में हो, इसमें कोई कैपिंग नहीं होगी एलोकेशन में, ये किसी भी मार्केट कैप में अपना एलोकेशन बढ़ा या घटा सकता है। फिर मैं अगर फोर्थ रीजन की बात करूँ तो वो आता है डायनेमिक थीम जो इसमें रखी जाएगी, यानी कि डायनेमिक थीम से मतलब है कि इसमें कोई थीमेटिक डिपेंडेंट नहीं है कि हमें फार्मा सेक्टर में लगाना है या हमें एफएमसीजी सेक्टर में लगाना है। तो जो सेक्टर की डिमांड होगी उसमें इस साइकिल में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। फिर जो लास्ट रीजन जो मैं देख पा रहा हूँ वो है क्वालिटी फोकस स्टॉक्स एंड सेक्टर्स में ही आपका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो यही कुछ रीजंस हैं जिससे कि मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सेस बिजनेस साइकिल फंड आपको क्यों चूज करना चाहिए। तो ये जो एक्सेस बिजनेस साइकिल फंड है एक्टिव रिस्क को देखते हुए एक्टिव रिटर्न्स देने में भी कैपेबल है। अब हम एक्सेस बिजनेस साइकिल फंड के कुछ फंड फैक्ट्स की बात करें तो ये एक थीमेटिक फंड है। अब मैं अगर इसके फंड मैनेजर्स की बात करूँ तो मिस्टर आशीष नेक एंड हितेश दास जो हैं ये इनके फंड को मैनेज करेंगे। फिर मैं अगर बेंचमार्क की बात करूँ इस फंड के बारे में तो वो निफ्टी 500 TRI को फॉलो करेगा। अगर मैं NFO पीरियड की बात करूँ तो इसमें जो मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट है वो 5,000 से शुरू हो रहा है। आप साथ साथ इसमें SIP भी कर सकते हैं। फिर मैं अगर NFO पीरियड की बात करूँ तो ये 2 Feb 2023 से ओपन होकर और जो क्लोज होगा ये NFO होगा 16 Feb 2023 में। आफ्टर 10 डेज ये स्कीम ओपन हो जाएगी एज अ नॉर्मल म्यूचुअल फंड फॉर री इन्वेस्टमेंट। आप तब भी जाके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर मैं अगर एक्सेस बिजनेस साइकिल के रिस्कोमीटर की बात करूं तो ये वेरी हाई कैटेगरी में आता है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल प्लानर से अपना पोर्टफोलियो डिस्कस कर सकते हैं। आप चाहें तो हम लोगों से भी अपना पोर्टफोलियो या हमारे साथ इन्वेस्टमेंट आप शुरू कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर विद गूगल फॉर्म दे दिया है। आप जैसे भी कंफर्टेबल हो आप हमें कॉल या गूगल फॉर्म के द्वारा बता सकते हैं, हमारी टीम आपसे
संपर्क कर सकती है और आपका पोर्टफोलियो या इन्वेस्टमेंट करा देगी बड़े आराम से। और एंड में मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा इस फंड के बारे में, तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टमेंट। सो कैसा लगा दोस्तों आपको ये मेरा छोटा सा डिटेल रिव्यू रिगार्डिंग द एक्सिस बिजनेस साइकिल फंड? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे या मेरे ट्विटर हैंडल पे भी आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू एंड जय हिंद।